हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी और मैं हूं आपकी एजुकेटर निकिता मैम। आज के इस सेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग जानने वाले हैं अबाउट द सीयूईटी पीजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकिन बहुत काम की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है कि कौन कौन सी सिलेबस इसके लिए आपको दिख रहे हैं और अगर आपको मिल भी रहा है तो वो कहाँ मिलेगा, कौन सी साइट पे मिलेगा, क्या इसके लिए एज लिमिट्स कौन कौन सी है भी या नहीं है, यूनिवर्सिटीज कौन पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जाम को देकर, उसके अलावा मार्किंग स्कीम क्या है, कितने नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो उसको जानने के लिए बने रहना है आपको आखिरी तक। क्लियर है भाई सभी को? तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पर ओपन किया हुआ है ये है सीयूईटी पीजी का जो मेन आपका बोल सकते हैं आपका जो मेन साइट है, वहां पर हम पहुंचे हुए। यहाँ पर अगर आप आते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे जो सीयूईटी पीजी एग्जाम है स्टूडेंट्स वो एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज लिखा है, सिलेबस लिखा है, तो ये सारी चीजें हमारे पास है। तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं जानने के लिए जो जो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इसके जो हमारा सिलेबस वाला ऑप्शन था वहां पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पर इन किसी का भी सिलेबस देख सकते हैं। अब इनके लिए तो आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना, फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल, और सबके लिए एक कोड बना हुआ है। ह्यूमैनिटीज के आपके यहाँ पर टॉपिक आ गए हैं। सबसे आखिरी में आपको साइंस के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। देखो सबसे आखिरी में साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं वो दिख रहे हैं और आपका टॉपिक है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो दिस इज योर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जिसका जो कोड है वो है SCQPO3। तो यहाँ पर आपका कोड क्या है SCQPO3। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आपका ये जो सिलेबस है आपके एग्जाम का वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा विद द कोड SCQPO3। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन, क्योंकि आपके पास बच्चे क्या सोचते हैं ना, एक गड़बड़ ये भी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के जानी है। बेटा नहीं, और भी जो कॉमन इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं आपको वो भी यहाँ पर कवर करने हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पर मेन माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट्स दिखा रखे हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी में अगर हम देखें सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी में आता है वो है उसकी हिस्ट्री, कौन कौन से साइंटिस्ट, उसका स्कोप, किस तरीके से उन्होंने वर्क किया, पोजीशन क्या है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी पोजीशन पे आता है, उनकी डाइवर्सिटी पूरे लिविंग वर्ल्ड में क्या है, वो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, जैसे पिलाए फिम्ब्राए है, अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन है, उनकी मेम्ब्रेन कैसे बनी है, सब कुछ। उसके अलावा सिर्फ माइक्रो का मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को तो जानना है, उसके अलावा बैक्टीरियोफाज, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स मतलब वायरस वाली कैटेगरीज को भी हमें जानना है। उसके अलावा बायो जियो केमिकल साइकिल्स जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, सेम चीजें आप अपने इकोलॉजी वाले पोर्शन में भी पढ़ लेते हैं। उसके अलावा जर्नल अकाउंट्स ऑफ द माइक्रोब्स इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट, क्या उनका काम है, कैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इन्वायरमेंट में उनका यूज, उनको हम कल्चर कैसे कर सकते हैं, और उनकी ग्रोथ कर्व जो एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैकेनिज्म क्या है जीन ट्रांसफरिंग का, जिसे आप लोग माइक्रोबियल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, और ये भी एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन रेगुलेशन, आप यहाँ पर जीन रेगुलेट करना चाहते हैं, वायरसेस का जीन रेगुलेशन है ये भी अच्छा टॉपिक है। फर्मेंटेशन, इससे तो बेटा हर साल एक दो क्वेश्चन दिखते हैं फर्मेंटेशन पे, जैसे उनके फूड क्या क्या बन रहे हैं और कितने टाइप की फर्मेंटेशन होती है। उसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, कौन से मेंबर्स, बायो वर्ड है लिविंग, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एज अ फर्टिलाइजर, एज अ पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। माइक्रोबियल इंटरेक्शन, जैसे आपने कॉमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म सुना होता है, वही इंटरेक्शन, ठीक है। उनके अलावा उनसे बनने वाली जो भी डिजीजेज हैं
वो यहाँ पर आ रही है। तो ये सारा आपका किसका पार्ट है बच्चों, माइक्रो का पार्ट है। उसके अलावा जेनेटिक्स का पोर्शन आता है पूरा का पूरा, जैसे प्लांट और जो आपका सेल है, सेल साइकिल है, मेंडल्स हो गए, क्रॉस लिंकिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन। बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है, ये देखो लिखा बहुत छोटा है बच्चों की, सिर्फ प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब वो तुमसे ये थोड़ी पूछेगा सिर्फ प्रोटीन बता दो क्या है भाई, अमाइनो एसिड, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उनके एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स वो पूछेगा। तो इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ना है। दिस इज प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट, जिसमें आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन, वाटर का रिलेशन, कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन का जानना, मतलब मेटाबॉलिज्म को जानना। बायोटेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है यार हमारे में तो टेक्निक आ ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग यूजुअली जब आपको पढ़ाते हैं तो टेक्निक्स लिख के पढ़ाते हैं, मेन हेडिंग टेक्निक्स जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैम टेक्निक्स तो हमारे में है ही नहीं ना लगभग, जैसे ये बायोटेक्निक है सिर्फ ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना बेटा। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में आओगे तो जैसे वेक्टर्स हो गए, सारे वेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, दिस इज अ पार्ट जो मैं आपको आरडीटी में पढ़ाती हूँ, या कोई भी टीचर आपको आरडीटी में पढ़ाता है। टूल एंड टेक्निक आई गेस सब देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको, एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज, पीसीआर, मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, ब्लॉटिंग टेक्निक्स, माइक्रो एरे, लाइब्रेरी, जीन गन, इन सब का नाम, ये सब भी आपकी टेक्निक्स ही है। उसके अलावा अलग से जो टेक्निक्स हैं, जैसे मैं आपके साथ ये सेशन लेती भी रहती हूँ, आपका सेंट्री क्रोमेटोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गए, जितने भी हैं, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। इम्यूनोलॉजी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम वी आर डीलिंग विद योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, तो सीधी सी बात है भाई पता भी होना चाहिए ना उनसे हम निपटते कैसे, हमारी बॉडी उन्हें एलिमिनेट कैसे करने वाली है, फाइट बैक कैसे करने वाली है, तो उसके लिए मेरा इम्यून सिस्टम यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। और लास्ट वन इज योर इकोलॉजी, तो इकोलॉजी का जो पार्ट है वो भी यहाँ पर आता है। क्लियर, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था। अच्छा बच्चे अब यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने SCQP03 मतलब मैंने अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं इसका एग्जाम देना चाहता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप सिर्फ यही एग्जाम दे सकते हो, इसके साथ साथ कोई एक स्टूडेंट 4, मतलब जैसे एक कोड तो ये रहा, ऐसे ही आप 3 मोर कोड्स सिलेक्ट कर सकते हो। किसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं मैम, देखो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो टोटल 4 कोड्स को, और उन चारों के लिए आप अपने एग्जाम दे सकते हो। किसके लिए, सीयूईटी पीजी के लिए, यू आर एलिजिबल। ठीक है, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल भी कर सकते हो। जैसे जो बच्चा माइक्रोबायोलॉजी दे रहा है उसमें से मैक्सिमम बच्चे लाइफ साइंसेस भी देते हैं, बॉटनी भी देते हैं, उसके अलावा कोई जेनेटिक्स दे देता है, कोई बायोकेमिस्ट्री, मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री का दे देता है। तो इस तरीके से बेटा आप एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, उनको दे भी सकते हो, यू आर एलिजिबल। लेकिन मैक्सिमम टोटल आप 4 का दे सकते हो, तो वो आपकी चॉइस होती है, आपको जोन से टॉपिक, जोन सा सिलेबस इजी लगता है, माइक्रोबायो से मैच का लगता है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, ये भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ साथ शेयर कर दी। तो दिस इज अबाउट योर सिलेबस। तो हमने यहाँ सिलेबस को देख लिया है। उसके अलावा अगर हम सिलेबस जान चुके हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है भाई, हम कितनी यूनिवर्सिटीज में एक्शन ले सकते हैं, जा सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम, कौन कौन हमें एडमिशन दे देगा इसके बाद। तो हम यहाँ पर देखें तो ये रही आपकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। इसके अंदर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, जैसे आपकी बीएचयू, जो अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कोई भी बच्चे से पूछो सबसे पहले कहाँ जाना है भाई, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, तो वो सब सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रही हैं। तो ये सब आपके नाम लिखे हुए हैं, जो देखो लिखा हुआ है इन्होंने मेंशन करके, दीज आर योर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हम बातें कर रहे हैं, जैसे आसाम यूनिवर्सिटीज हो गया, लखनऊ में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, इसी तरीके से अमेठी की हो गई, ये देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, ऊपर से जैसे ये आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो सबके लिए है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि आपके अलग अलग लैंग्वेज वाले हो गए, ये देखो आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तो इन सब की जो भी आपकी आ रही, देखो जेएनयू यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, मिजोरम, नालंदा, सारी इन्होंने यूनिवर्सिटीज के नाम आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी यहाँ पर, मतलब डीयू भी मेंशन है।
उसके बाद सिर्फ वो नहीं, वो तो थी आपकी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी, दीज आर योर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये सब आपकी क्या नाम है, जैसे देखो DTU, ठीक है, यहाँ पर आपका आ रहा है, ये रहा DTU। तो ये भी आपका क्या नाम है, यूजिंग द CUET PG स्कोर कार्ड, ये भी उसके थ्रू आपका लेती है एडमिशन। तो जो आपको लगे कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटीज के बारे में जाने, क्योंकि मैं उसी स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा ईजी होगा, तो आप उसके लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं, जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को जानना है कि यार मणिपुर, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी का भी हम यहाँ पर नाम लेते हैं, जैसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ क्या नाम है हरियाणा को जान लेते हैं, तो इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन कुछ तो बता रहा है कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन कभी कभी हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स अलग अलग भी कुछ क्राइटेरिया हो जाता है, तो अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स वहां पर मेंशन कर देते हैं कि मुझे मतलब ये ठीक है कॉमन, लेकिन कभी हमें हमारे लिए ये वाली एलिजिबिलिटी भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो कि हम ये तो समझ ले पहले कि कॉमन क्या एलिजिबिलिटी है जो बच्चा इस एग्जाम को देने वाला है, और पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, तो सब कुछ समझते हैं। चलिए ठीक है, सब कुछ समझते हैं। तो ये रहा आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें आपको इस तरीके से सब कुछ मेंशन है कि हाँ किस तरीके से आपको क्या क्या यहाँ पर करना है। बढ़े आगे, इसमें देखते हैं। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करना है, सब कुछ बताया कि इस तरीके से आपको अपनी इमेजेस लोड करनी है। तो ये आपको फॉर्म फिलिंग का एक तरीका बता रखा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है अबाउट द NTA, क्योंकि NTA ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी है। उसके अलावा ये आ गया है आपका एग्जामिनेशन फी, कि एग्जामिनेशन आपका किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज योर मोड। ठीक है, क्या है बच्चों, मोड क्या है एग्जामिनेशन का, ये पता होना चाहिए। बच्चों को लगता है ऑफलाइन देकर आ रहे हैं, ऐसे शीट में OMR शीट्स फिल करनी है, तो आंसर इज नो। अभी वो नहीं है, अभी हमारा जो चलता है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज CBT मोड। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको अपने आंसर्स फिल करने हैं। मीडियम क्या होगा क्वेश्चन पेपर का, कभी क्या है कुछ बच्चों ने जो मास्टर्स के लिए तो जा रहे हैं, जो अपनी बैचलर्स करी है, BSc की डिग्री ली है, वो आपने हिंदी में ली होती है। तो बच्चों को लगता है यार मास्टर्स का एग्जाम मैं फिर इंग्लिश में कैसे दे दूं, मेरे लिए तो वर्ड्स बहुत अनफेमिलियर है। तो आपके लिए ऐसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पर जो मोड दिख रहा है वो है बायलिंगुअल। इंग्लिश में जिसने पढ़ा है वो इंग्लिश में देगा, जो हिंदी में पढ़ता है वो हिंदी में देगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, हमारे लिए तो नहीं है। जैसे आपका एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेजेस, जो भी आपका लैंग्वेज एग्जाम है, जैसे रशियन अगर आप लैंग्वेज एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ये क्यों आएगा, वहां पर वही आएगा। एमटेक हो गया, हायर साइंस हो गया, आचार्य के पेपर हो गए, तो ये कुछ है जिनमें ऐसा नहीं है। लेकिन साइंसेस जो भी आपका पेपर होगा उन सब में इंग्लिश और हिंदी दोनों आएगा। क्लियर होगी बात। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हैं मीडियम ऑफ द लैंग्वेज पेपर, तो हम लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स है ही नहीं, तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है आपके एग्जाम का, आपको कितना क्या मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए। हमारे पास देखो स्टूडेंट्स, टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो है 75। तो यहाँ पर देख भी सकते हो हर क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो दिख रहा है पूरे पेपर में, हर क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स, दैट इज 1 hour and 30 minutes। 1.5 घंटे का आपका ये एग्जाम है जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। अब 75 क्वेश्चंस में से हर एक करेक्ट क्वेश्चन में आपको मिलते हैं 4 नंबर। तो क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने नेगेटिव मार्किंग का मतलब इनकरेक्ट कुछ किया तो 1 नंबर आपका कटेगा। 4 करेक्ट पे मिलेगा और 1 नंबर कटेगा बेटा अगर आप कुछ गलत करते हो, तो ये पॉइंट याद रखना। और अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, तो वहां पर आपको उस क्वेश्चन का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग दिख रही है, ये याद रखना है। इससे बहुत बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, उस चक्कर में गड़बड़ आंसर कर करके इतने नेगेटिव ले लेते हैं कि मतलब अगर उनका कुछ हो भी जाता है एग्जाम तो तब भी नहीं हो पाता। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर शिफ्ट्स वगैरह दी है कि अलग अलग उसमें अलग अलग शिफ्ट हो जाती हैं।
सिलेबस के लिए मेंशन कर रखा है कि आप अपने क्यूआर कोड के थ्रू अपने सिलेबस पे जा सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से आपके पास बॉटनी का भी सिलेबस है, आपके पास लाइफ साइंसेस का भी सिलेबस है बच्चे, क्योंकि यही ज्यादा देते हैं। उसके अलावा जूलॉजी, हर चीज के यहाँ पर सिलेबस मेंशन है जो हम अभी ऑलरेडी देखकर आ चुके हैं। उसके अलावा थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी एक कहते हैं ना पता होना चाहिए जब फॉर्म फिल कर रहे हैं कि हम है भी एलिजिबल या नहीं। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है कैंडिडेट जो सीयूईटी पीजी के लिए आ रहे हैं। एजुकेशन में क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या उनके पास होना चाहिए कि उन्होंने अपनी बैचलर डिग्रीज अच्छे, मतलब जो भी आपका एग्जाम है वो उसने क्वालिफाई कर रखा है। अपीयरिंग इन बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अपीयर इन सीयूईटी पीजी, जो अपीयर कर रहे हैं इवन आपके बैचलर्स में वो भी ये दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया, यस, देखो यही तो मैंने पीछे भी बात कही थी कि यहाँ पर आपका क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज अपने अलग क्राइटेरिया रखते हैं। जैसे अभी हमने बोला कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी भर दो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर अपीयर कर रहे हो मतलब चल रही है बैचलर, वो भी दे रही है। लेकिन इन्होंने कहा जब हम यूनिवर्सिटी स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो ये वैल्यूज, ये चीजें बदलती रहती है। एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज विल बी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द एज क्राइटेरिया, अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना लगाता है तो ठीक है। तो ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज का सबका अलग अलग अपना क्राइटेरिया भी होता है, तो वो आपको जरूर फॉर्म फिल करने से पहले पता होना चाहिए। रिजर्वेशन हमें पता है यहाँ पर रिजर्वेशन होने वाली है, ठीक है। तो डिफरेंट जो आपकी कैटेगरीज है उनकी आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगी बेटा, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। चॉइस ऑफ द सिटीज, आप अपनी सिटीज फिल करते हो जब आप पढ़ रहे होते हो उसकी तरह। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज समझा दी है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या है, सीवीटी मोड में होता है, ये सारी चीजें हमारी हो गई है। लेकिन अब हम आ रहे थे यूनिवर्सिटीज वाले पार्ट पे। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि किस डिग्री और कौन से एग्जाम के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नीचे की तरफ कि भाई ये हमारे लिए, हमारे अप्लाइड माइक्रो के लिए क्या ये हमें एडमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो इन्होंने सारे नाम देखो स्टूडेंट्स मेंशन करे हुए हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपको अगर आपका वहां पर हुआ तो मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। जैसे माइक्रोबायोलॉजी आ गया, SCQP 17 इसका है, ठीक है। उसमें देखो लिखा है कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इसने क्या लिखा, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसमें, किसी भी ब्रांच ऑफ लाइफ या फिर बायोलॉजिकल साइंस में। जैसे लाइफ साइंसेस वाला भर दो, जू वाला भर दो, क्योंकि सब आपके लाइफ साइंसेस वाले हैं, बैचलर्स डिग्री साइंस से ले रखी है तो वो भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या मिला है, 50% मार्क्स उनके बीएससी में आए हुए होने चाहिए तब वो एलिजिबल है। रिलैक्सेशन है 5% की, जो भी कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो इसलिए उन्होंने अपनी देखो कुछ यहाँ पर क्या लिख दी है क्राइटेरिया, पीछे हमने जो सीयूईटी वाला था उन्होंने कुछ मार्क्स का नहीं था, इन्होंने डाला है। उसके अलावा रिलैक्सेशन भी दिखाया है, और जो बैचलर्स डिग्री जिस सब्जेक्ट की है, कौन से हैं, वो भर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर आपका देखो कोड थोड़ा यहाँ पर अलग था। तो यहाँ पर हर यूनिवर्सिटीज का अपना, अगर आप जिसको भी मेंशन करते हो, आप ओपन करना चाहते हो, उसके लिए भरना चाहते हो, आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर गो थ्रू करेंगे, तभी आपके लिए इजी होगा, समझ में आएगा कि हाँ हमें इस यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना है और कैसे करना। होपफुली जो हमने यहाँ पर देखा था कि हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू टू फिल दिस एग्जाम की सिलेबस क्या है, यस हमने देख लिया क्या सिलेबस है, एज लिमिट क्या है, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी आ सकती हैं, एंड उसके अलावा मार्किंग्स की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। होपफुली सबको ये चीज समझ आई होगी। आप चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके जूनियर है या सीनियर है, उनके साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी ये चीजें पता हो। So thank you everyone and take care also.